अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज के इस लेक्चर में हम डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क के अंदर रेस्ट एपीआईज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। और रेस्ट एपीआई के अंदर जो 4 मेजर ऑपरेशंस हैं हमारे पास, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। अगर हमने इन चारों की फंक्शनैलिटीज़ अपनी एप्लीकेशंस के अंदर इंटीग्रेट करनी है एज ए एपीआई के तौर पे, तो इन चारों को हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, क्या इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होगी, हमें किन फाइल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेगी, हमें अपने व्यूज़ के फंक्शन को किस तरह से अब लिखना पड़ेगा, या बाकी जितने भी चीज़ें रेस्ट एपीआईज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी वो हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेंगे। रेस्ट एपीआईज़ के साथ साथ 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क के, हम उन कंपोनेंट्स को भी 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। जिसमें से एक हमारे पास डिजेंगो का यूज़र मॉड्यूल कंपोनेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर आप एक इस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपने यूज़र का लॉगिन, लॉग आउट या यूज़र के आपने अकाउंट्स को मैनेज करना है। तो रैदर देन कि आप इसके लिए अपना कोई कोड लिखें या आप इसके लिए अपने कोई टेबल्स क्रिएट करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक यूज़र मॉड्यूल आपको डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क के अंदर मिल जाता है। तो आप इसको इस्तेमाल करके अपना बहुत सारा काम जो है वो चंद लाइन ऑफ कोड से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप उसको मैनुअली स्क्रैच से करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ेगा। लास्टली एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट, जिसकी वजह से डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क को बहुत पॉपुलर माना जाता है, वो इसका बिल्ट इन एडमिन मॉड्यूल है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आप अगर उसमें डिफरेंट तरह के यूज़र्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपका एक सुपर यूज़र होता है जिसके पास सारी एक्सेस होती है। वो किसी भी टेबल की किसी भी एंट्री को डिलीट कर सकता है, वो किसी भी टेबल की किसी भी एंट्री को व्यू कर सकता है, वो किसी भी टेबल की किसी भी एंट्री को एडिट कर सकता है। तो एक ऐसा यूज़र जो आपके पूरे सिस्टम का सुपर यूज़र है, नॉर्मली हम उसको एडमिन यूज़र भी कह देते हैं। तो अगर आप डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ट्रेडिशनल वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपको एडमिन मॉड्यूल खुद से डेवलप करना पड़ता है। बट फॉर्चुनेटली अगर आप डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको इसके अंदर बिल्ट इन एडमिन मॉड्यूल मिल जाएगा। हमने ये देखना है कि हम एडमिन मॉड्यूल को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हम एक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या कमांड्स हैं उसके लिए, और सेकेंडली अगर हमने एक एडमिन मॉड्यूल को इस्तेमाल करना है तो उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जनरली एपीआईज़ को देखें तो जैसा कि आप सब ने इसको प्रीवियसली किसी न किसी सब्जेक्ट में डेफिनेटली देखा होगा कि एपीआईज़ बेसिकली हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं अगर हमने 2 एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करवाना है। और वो 2 एप्लीकेशंस 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो सकती हैं, वो 2 डिफरेंट सर्वर पे एग्जीक्यूट कर रही होंगी, लेकिन वो अगर एक सर्वर पे एक लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम किसी दूसरे सर्वर पड़ा हुआ किसी दूसरे प्रोग्राम से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो सिर्फ हमारे पास एक ही मैकेनिज़्म अवेलेबल है कि हम कुछ इस तरह की एपीआईज़ राइट कर लें जो कि अलाउ करें कि वो 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। एंड डेफिनेटली हम वेब प्रोग्रामिंग के अंदर एपीआईज़ डेवलप ही इसलिए कर रहे होते हैं कि ताकि अगर क्लाइंट साइड के ऊपर हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं अगर वो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर रही हैं, वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ कर रही हैं, तो वो तमाम क्लाइंट साइड के प्रोग्राम्स सर्वर साइड के प्रोग्राम से कम्युनिकेट कर सकें। लेट्स से अगर आपने एक ही अगर आपने सिस्टम डेवलप किया है और आप चाह रहे हैं कि उसका एक वेब सिस्टम भी हो जो ब्राउज़र के ऊपर चले, और आप चाहते हैं कि उसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी हो जो कि मोबाइल पे एग्जीक्यूट करें, और आप चाह रहे हैं कि सर्वर साइड का कोड आपका जो है वो आपको 1 टाइम राइट करना पड़े, तो इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि सर्वर साइड के ऊपर आप एपीआईज़ डेवलप कर लें। ऑल दो के एपीआईज़ के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एट द एंड हमारा जो बेसिक पर्पज़ है
वो यही है कि हम दो डिफरेंट एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं। सो अगर हमने APIs को डिजेंगो के अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो डिजेंगो के अंदर हमारे पास DRF डिजेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करके हम डिजेंगो के अंदर APIs को डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम जिन APIs को इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास REST APIs हैं, और REST APIs के अंदर जब हम HTTP रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो हमारे पास टिपिकली 4 टाइप के रिस्पॉन्स आ जाते हैं। एक गेट का है, पोस्ट का है, पुट एंड डिलीट। सो अगर हमने क्लाइंट साइड पे डाटा को सेंड करना है तो जो API हम इस्तेमाल करते हैं या जो API का रिस्पॉन्स हम इस्तेमाल करते हैं वो गेट का है। अगर हमने डाटा सबमिट करना है, हम टेबल के अंदर डेटाबेस के किसी खास टेबल के अंदर डाटा सेव करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो मेथड है वो पोस्ट का है, या हम सर्वर साइड पे डाटा सेंड करना चाह रहे हैं। इसी तरह हम एक पुट का रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं, और इस रिस्पॉन्स का मकसद जो है वो रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा। और लास्टली हमारे पास डिलीट ऑपरेशन आ जाएगा, जिसको इस्तेमाल करके हम डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यूजली जब भी हम डाटाबेस के किसी टेबल के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम उसको दो डिफरेंट तरह से देख सकते हैं। एक तो ये है कि हमने पूरे टेबल के रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर हमने टेबल की किसी खास रो के ऊपर हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। के अंदर REST APIs को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें डिजेंगो REST फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना होगा। जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो जितनी भी हमें लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होंगी डिजेंगो REST फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारी लाइब्रेरीज हमारे कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी और हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इंस्टॉल कहाँ करना है? सपोज किया अगर आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट आपने क्रिएट किया हुआ है, तो आप उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो सपोज किया कि अगर ये मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट है माई वर्ल्ड के नाम से, तो जैसे ही मैंने डिजेंगो को इंस्टॉल किया उसी के साथ ही मैं डिजेंगो REST फ्रेमवर्क को यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँगा। तो डिजेंगो REST फ्रेमवर्क की सारी लाइब्रेरीज़ की फ़ाइल जो हैं वो मुझे एक्सेसिबल हो जाएंगी। जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो अब हमने फर्दर देखना है कि हमें किन किन फाइल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस डेवलप करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आप जाएंगे setting.py की फ़ाइल में, आपने अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास जो एक setting.py की फ़ाइल होती है उसके अंदर जाके, ये सपोज किया अगर मेरे पास एक ऐप है प्रोजेक्ट के अंदर जो कि ब्लॉग ऐप है, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसके ऊपर डिफरेंट ब्लॉग्स अपलोड हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, एक तो इंस्टॉल ऐप के अंदर ब्लॉग ऐप को ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, और इसके साथ साथ मैंने REST फ्रेमवर्क को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट चेंज जो आप करेंगे वो आपने ये करना है कि आपने अपनी इंस्टॉल ऐप में आके REST फ्रेमवर्क को यहाँ पे मेंशन कर देना है। सो ये आपका वन टाइम चेंज होगा। जब भी आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आपने अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग वाली फाइल में जाना है और वहाँ जाके आपने REST फ्रेमवर्क को इंस्टॉल में मेंशन कर देना है। अब अगर हम फर्दर देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी मॉडल की क्लास क्या बनेगी। तो मैं model.py की क्लास को ओपन कर लेता हूँ। अगर आप इस क्लास को देखें तो मैंने एक सिंपल ब्लॉग के नाम से एक क्लास क्रिएट की हुई है जो कि एक टेबल को प्रेजेंट करेगी, और इसके अंदर मैंने दो फील्ड्स क्रिएट की हैं। एक फील्ड टाइटल के नाम से है जिसमें ब्लॉग का टाइटल स्टोर करूँगा मैं, और एक फील्ड मेरे पास कंटेंट के नाम से है। तो बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर टोटल हमारे पास एक ही मॉडल है, और एक मॉडल की हमारे पास जो है वो दो फील्ड्स हैं। दोनों की जो टाइप है हमारे पास वो ऑलमोस्ट टेक्स्ट फील्ड है। बहरहाल एक को मैंने कैरेक्टर फील्ड मेंशन किया हुआ है चूँकि वो टाइटल एक खास लेंथ के अंदर आएगा, लेकिन कंटेंट जो है चूँकि वो इनफाइनाइट टेक्स्ट के अंदर एक तरह से आ सकता है, तो लिहाजा मैंने इसकी फील्ड जो है वो टेक्स्ट फील्ड मेंशन कर दी है। सो ये वो कोड है जो हम पहले भी करते हुए आ रहे हैं। डेफिनेटली जब हम APIs को इस्तेमाल करते हैं तो एट द एंड हमारा जितना भी रिकॉर्ड स्टोर होना होगा वो किसी खास टेबल के अंदर ही जाके स्टोर होगा। अब अगर आप APIs को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो क्लास हमें रिक्वायर्ड होगी वो सीरियलाइज़र की क्लास होगी मॉडल के बाद। तो जैसा कि हमें पता है कि
जब हम APIs की बात करते हैं तो इसमें हमें रिस्पॉन्स जो है वो एक स्टैंडर्ड नोटेशन में मिल रहा होता है, और वो स्टैंडर्ड नोटेशन हमारे पास जेसन फॉर्मेट है। तो जेसन फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए हमने जो क्लास इस्तेमाल करनी है वो क्लास सीरियलाइज़र है। क्लास सीरियलाइज़र बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज़ करेगी और ये उसको एक डिक्शनरी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देगी, जिसमें हमारे पास कीज़ और वैल्यूज़ की फॉर्मेट में डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है। अब ये जो सीरियलाइज़र की क्लास है ये बाय डिफ़ॉल्ट सीरियलाइज़र की फ़ाइल भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपको करना क्या है, आपको ब्लॉग ऐप के अंदर जाके एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, और फाइल का नाम आप अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकते हैं। इस फाइल का नाम serializers.py ही होगा। तो इस serializer.py के अंदर आपने करना क्या है कि वो तमाम मॉडल्स जो कि आपके इस्तेमाल होने हैं APIs के अंदर, यानी जिन मॉडल्स के अंदर आप थ्रू API डाटा सबमिट करना चाहते हैं या थ्रू API डाटा आप फेच करना चाहते हैं, आपने उन तमाम मॉडल्स की यहाँ पे एक सीरियलाइज क्लास बनानी है। जितने भी आपके मॉडल होंगे हर मॉडल के अगेंस्ट एक सीरियलाइज की क्लास यहाँ पे आ जाएगी। अब सीरियलाइज़र जो है ये एक लाइब्रेरी है, और ये लाइब्रेरी आपको रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर से मिलेगी। तो अगर आपने रेस्ट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल नहीं किया होगा तो ये सीरियलाइज़र की क्लास आपको अवेलेबल यहाँ पे नहीं होगी। तो जिस तरह से हमने मॉडल की क्लास क्रिएट की थी प्रीवियसली, इसी तरह से हम सीरियलाइज़र की भी एक क्लास क्रिएट करेंगे। सेकेंड, और वो तमाम मॉडल्स जिनको आपने APIs में इस्तेमाल करना है, आपने हर उस मॉडल को इस सीरियलाइज़र की क्लास फाइल में आके आपने उसकी क्लास जो है वो डेवलप करनी है। और डेफिनेटली आप ये दो चीज़ें ऐड करते जाएंगे, आप मॉडल बताते जाएंगे और आप उसकी फील्ड्स बताते जाएंगे। सो ये दो फाइल्स कंप्लीट करने के बाद, एक मॉडल वाली और एक आपके पास serializer.py वाली, हम अपनी थर्ड फाइल पे चलते हैं views.py फाइल के अंदर, और वहाँ जाके हम अपने APIs के फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब जब हम views.py में जाएंगे तो इसके अंदर रेस्ट फ्रेमवर्क की कुछ लाइब्रेरीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें जो सबसे पहली लाइब्रेरी है हमारे पास वो रिस्पॉन्स की है। सो चूँकि APIs ने एक ख़ास फॉर्मेट के अंदर क्लाइंट साइड पर रिस्पॉन्स देना होता है, तो जैसे हम प्रीवियसली रेंडर करवा रहे थे HTML पेजेस को टेम्पलेट्स के अंदर से, तो अब हमने रेंडर नहीं करवाना, बल्कि हमारे पास हमने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा या इवन जब भी हम डाटा पोस्ट करेंगे तब भी हम यूज़र को एक रिस्पॉन्स भेजेंगे। तो रिस्पॉन्स बेसिकली आपके पास जेसन फॉर्मेट में जाएगा, और इसके अंदर अगर आप डाटा पोस्ट कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स में आपके पास कुछ फील्ड्स जा सकती हैं, जिसमें आपके पोस्ट होने के अगेंस्ट आपको फेलियर या सक्सेस का कोई मैसेज दिया जा सकता है, या अगर आप डाटा फेच कर रहे हैं टेबल्स के अंदर से तो रिस्पॉन्स में एक आपका डाटा चला जाएगा, लेकिन साथ में कुछ और भी मेटा डाटा जो है वो साथ जाया करेगा, हम इसको देख लेंगे। तो ये हमें रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स के अंदर से मिल जाएगी। सेकेंडली, अगर हम अपने किसी भी फंक्शन को, जो कि पहले एक नॉर्मल फंक्शन था, अब हम उसको, आपको पता है कि व्यूज़ वाली फाइल के अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन करते हैं, और सपोज किया अब मैंने सिंपल फंक्शन डिफाइन नहीं करने, मैंने बल्कि API फंक्शन डिज़ाइन करने हैं। तो इसके लिए जिस लाइब्रेरी की हमें ज़रूरत पड़ती है वो API_view है, और ये आपको मिलेगी रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेट्स वाली लाइब्रेरी के अंदर से। इसी तरह ये एक और भी लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है, ऑल्दो कि ये ऑप्शनल है। आप अक्सर वेब पेजेस एक्सेस करते हैं और आपको वेब पेजेस अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो आपको कुछ मैसेजेस मिलते हैं, प्रोग्रामर को कुछ नंबर भी मिल सकते हैं, और हम उन नंबर्स को सम टाइम समझ भी लेते हैं कि इस नंबर का क्या मीनिंग है। तो जैसे हमारे पास सम टाइम अगर एक वेब पेज जो है वो अगर वो एक्सेसिबल नहीं होता तो वहाँ पे हमें 400 का एरर आ रहा होता है, या हमें लेट्स से अगर एक हमारा पेज जो है अगर वो सक्सेसफुल मिल गया है तो उसके अगेंस्ट में हमें जो स्टेटस मिल रहा होता है वो 199 से लेके ऑनवर्ड 300 तक कोई भी नंबर मिल सकता है। तो ये स्टेटस एक ऑप्शनल लाइब्रेरी कह लें आप, लेकिन मैंने इसको इस्तेमाल किया यहाँ पे यूज़र को डिफरेंट वैल्यूज़ शो करवाने के लिए, अगर उसकी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो रही है या वो फेल हो गई है। सो ये तीन लाइब्रेरीज बेसिकली मेरी रेस्ट फ्रेमवर्क की लाइब्रेरीज़ हैं, बट ऑनवर्ड जो लाइब्रेरीज़ है मेरी वो ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुई हैं इसी अपने प्रोजेक्ट के अंदर।
तो चूंकि मैंने मॉडल्स को यूज़ करना है डाटा फैच करने के लिए, ये डाटा पोस्ट करने के लिए, तो एक मेरी मॉडल की क्लास में से, एक मेरी मॉडल की फाइल है उसमें से मैंने एक क्लास इंपोर्ट की हुई है। क्लास जो है वो मेरी ब्लॉक क्लास है। और इसी तरह मैंने एक और भी लाइब्रेरी है, उसको में से एक फ़ंक्शन को इंपोर्ट किया हुआ है, गेट ऑब्जेक्ट और 404 फंक्शन है, और ये डिजेंगो का फंक्शन है, इसका एपीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हम इसको बगैर एपीआई के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्चुअली हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम टेबल के अंदर से एक रिकॉर्ड फैच कर रहे हैं, और हमने वो जो रिकॉर्ड फैच करना है वो एक तरह से हमने किसी ख़ास पैरामीटर के ऊपर सर्च करना है। लेट्स से मैं टेबल के अंदर से आईडी की बेस के ऊपर एक रिकॉर्ड सर्च कर रहा हूँ, या नेम की बेस के ऊपर रिकॉर्ड सर्च कर रहा हूँ। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो रिकॉर्ड हम सर्च कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हमें टेबल में से ना मिले। तो इस केस में अगर हम यूज़र को रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड नहीं मिला है, तो वो रिस्पॉन्स 404 होता है कि जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं वो आपको टेबल के अंदर से नहीं मिली है। तो हम इसको हार्ड कोड भी कर सकते हैं, बट हार्ड कोड की बजाय हम चाहें तो इस फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने आगे इस्तेमाल किया हुआ है। सो ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद अब हमने अपने व्यूज़ के फंक्शन डेवलप करने हैं। और अगर हम नॉर्मली एक व्यू का फंक्शन डेवलप करते हैं, या अगर हम एपीआई के लिए एक फंक्शन डेवलप कर रहे हैं, तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर फंक्शन के ऊपर एक API अंडरस्कोर व्यू के नाम से टाइटल लगा हुआ है, और ये API अंडरस्कोर व्यू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट की हुई है। तो अगर आप किसी भी एक सिंपल फंक्शन को अगर एक API में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर @API व्यू यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद आपने स्मॉल ब्रेसेस एंड देन फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर आपने ये बताना है कि कौन सी HTTP की रिक्वेस्ट आपका ये फंक्शन इस्तेमाल करेगा। तो अगर आप देखें तो मेरे पास फर्स्ट जो HTTP का रिस्पॉन्स है वो गेट का है, सेकंड वाला भी गेट का है, फिर पोस्ट का है, फिर पुट है, और फिर मेरे पास एक डिलीट का जो है वो रिस्पॉन्स यूज़ किया है मैंने। तो 2 गेट के मैंने इस्तेमाल किए हैं, और बाकी सारे फंक्शंस को मैंने वन टाइम डिफाइन किया हुआ है। 2 गेट के मैंने इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि जब हम रिकॉर्ड को फैच करते हैं, तो लेट्स से फ़िलहाल मेरी लॉजिक ये है कि यूज़र साइड पे रिकॉर्ड 2 तरह से फैच होगा, एक वो सारा रिकॉर्ड फैच करेगा, और सेकेंडली वो एक ख़ास आईडी के बेस के ऊपर भी रिकॉर्ड को फैच कर सकता है। बट गेट के और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं जो हम एप्लीकेशंस में डेवलप करते हैं। लेट्स से हम चाहते हैं कि हमने टाइटल की बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड को फैच करना है, तो फिर एक और फंक्शन शायद गेट का बन जाता, या फिर हमने कंटेंट के बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड फैच करना है, तो फिर शायद मैं एक और फंक्शन डेवलप कर लेता। अब अगर आप बाकी फंक्शंस के अंदर का कोड देखें तो कोड ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसी तरह से जिस तरह से हम पहले मॉडल इंस्ट्रक्शन करते रहे हैं या हमने CRUD ऑपरेशन देखा है, तो बिल्कुल वैसा ही कोड है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन का नाम रखा। अगर आपने सारा रिकॉर्ड फैच करना है तो आपका पैरामीटर एक ही होगा रिक्वेस्ट के नाम से। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने उस ब्लॉग वाले टेबल के अंदर से तमाम ऑब्जेक्ट्स को फैच कर लिया और इसको एक ख़ास वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो इसका मतलब है कि जब मेरी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी तो क्या होगा, ब्लॉग टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा फैच होके इसमें आ जाएगा। तो अब ये मेरा जो वेरिएबल है ब्लॉग्स के नाम से, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ब्लॉग, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी, फील्ड और कंटेंट। और चूंकि मैं ये सारे ब्लॉग्स ही फैच करके लेके आ गया हूँ, तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं मेरे पास। अब ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हमने यूज़र साइड पे सेंड करना है हमने एज ए रिस्पॉन्स के तौर पे, लेकिन हम इसको एज इट इज़ सेंड नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको सीरियलाइज़ करना है। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने ऑलरेडी सीरियलाइज़र की क्लास जो है वो डेवलप की हुई है और क्लास का नाम ब्लॉग सीरियलाइज़र है और मैंने इसको यहाँ इंपोर्ट किया हुआ है। तो ब्लॉग सीरियलाइज़र के अंदर हमने क्या पास किया है, अपना कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फैच हुए पड़े हैं। और इसका एक और पैरामीटर भी है विच इज़ मैनी इक्वल टू ट्रू, कि यानी हम इसमें कोई एक वैल्यू पास नहीं कर रहे बल्कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जा रही है। और ये मेरे पास अब एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये जो पहले वाला ब्लॉग्स का मेरा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये सीरियलाइज नहीं था, लेकिन ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है ये मेरा बेसिकली सीरियलाइज ऑब्जेक्ट है। तो जो चीज़ मुझे यूज़र साइड पे सेंड करनी है वो सीरियलाइज़र ऑब्जेक्ट है। आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस वेरिएबल का नाम सीरियलाइज़र ही होगा। सो अब मैंने रिस्पॉन्स में रिटर्न क्या किया है, सीरियलाइज़र डॉट डाटा। डाटा इसकी एक प्रॉपर्टी है सीरियलाइज़र ऑब्जेक्ट की, जो कि क्लाइंट साइड के ऊपर
कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स का डाटा जो है वो एक जेसन फॉर्मेट के अंदर रेंडर करवा देगी। इसी तरह अगर आप सेकंड फंक्शन को देखें तो ये मैंने गेट ब्लॉक बाय आईडी क्रिएट किया हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास एक रिक्वेस्ट है और दूसरा ये एक आईडी रिसीव करेगा। और अब जब मैंने रिकॉर्ड को फैच करना है तो वो सारे ऑब्जेक्ट नहीं फैच करने, बल्कि मैंने एक सिंगल ऑब्जेक्ट फैच करना है ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। तो ये डिजेंगो डॉट शॉर्टकट के अंदर से मैंने फंक्शन यूज़ किया है गेट ऑब्जेक्ट और 404। सो अगर मैं इस ब्लॉक वेरिएबल को देखूं तो इसके पास आइदर 404 आएगा अगर ये आईडी मैच नहीं करेगी तो, और अगर इस आईडी के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड पड़ा होगा तो इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट एज ए रिकॉर्ड के तौर पे आ जाएगा। इसके दो पैरामीटर हैं, एक हमने इसको बताया कि कौन से टेबल से आपने रिकॉर्ड फैच करना है, और दूसरा हमने इसको बताया कि वहाँ पे प्राइमरी की के बेसिस के ऊपर अगर हम इसको सर्च कर रहे हैं तो प्राइमरी की इज इक्वल टू हमने इसको पास की है ब्लॉक आईडी। तो ये फंक्शन जो सेकंड वैल्यू पास रिसीव करेगा वो एज ए प्राइमरी की इसको पास करेगा, और ये जो गेट ऑब्जेक्ट और 404 का फंक्शन है ये हमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट फैच करके दे देगा अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने रिटर्न करवाना है तो हमने इसको अगेन सीरियलाइज़ करवाया, और सीरियलाइज़ करवाने के बाद हमने इसको वापस सेंड कर दिया। अच्छा, इसी तरह अगर हम पोस्ट के मेथड को देखें तो पोस्ट के मेथड के लिए हमने सिंगल पैरामीटर यूज़ किया हुआ रिक्वेस्ट का, और हमें इतना पता है कि ये वाला फंक्शन हमारा तब एग्जीक्यूट करेगा जब क्लाइंट साइड से डाटा हमें जेसन फॉर्म में भेजा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉक सीरियलाइज़र को अब क्या करना है, जो डाटा फ्रंट एंड से आ रहा है उसने इसको सीरियलाइज़ करना है। तो डाटा रिसीव करने के लिए ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा, और इस रिक्वेस्ट का एक पैरामीटर डॉट डाटा जो है वो डाटा को रिसीव करेगा, और ब्लॉक सीरियलाइज़र उन 3 फील्ड्स को सीरियलाइज़ करके इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देगा। अब ये आगे कुछ ऑप्शनल चेक हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो ये पहले चेक किया गया कि क्या जो डाटा आपके पास आ रहा है वो फॉर्म लेवल के ऊपर वैलिड है या फिर नहीं है। अगर वो वैलिड है तो वो इस ऑब्जेक्ट को सेव कर देगा, डेफिनेटली वो उसको ब्लॉक मॉडल में ही सेव करेगा, और यूज़र को एक रिस्पॉन्स भी सेंड कर देगा, और रिस्पॉन्स में यूज़र को स्टेटस बताएगा कि आपका जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट हो गया है। तो स्टेटस जो है वो 201 इस्तेमाल किया जाता है अगर आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है पोस्ट वाली। और अगर किसी वजह से अगर ये जो डाटा आ रहा था अगर वो वैलिड नहीं था तो ये उसका एल्स पार्ट हमने एक यूज़ किया हुआ है, जिसके अंदर हमने उसको 40 का एरर दिया हुआ है कि शायद उसकी जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर जो डाटा आ रहा है वो उसका फॉर्मेट सही नहीं है, या जो हमने मॉडल के अंदर फील्ड डिफाइन की हुई हैं वो फील्ड डिफरेंट हो गई हैं तो वो डाटा वैलिड नहीं है। तो लिहाजा हमने जो उसको रिटर्न किया है वो हमने एरर रिटर्न किया है, जिसके अंदर हमने उसको स्टेटस भी भेज दिया है कि उसकी रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है, जो कि उसने पोस्ट की रिक्वेस्ट हमें सेंड की थी क्लाइंट साइड से। इसी तरह अगर हम पुट वाले फंक्शन को देखें तो बेसिकली ये हमारे पास अपडेट का फंक्शन है, और अपडेट के फंक्शन के अंदर यूज़र जब अपडेट करेगा तो डेफिनेटली हमें बताएगा कि वो एक ख़ास रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 पैरामीटर आ जाएंगे, एक रिक्वेस्ट का और एक हमारे पास ब्लॉक आईडी का। तो सबसे पहले तो हमने उस ऑब्जेक्ट को चेक करना है कि क्या वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट भी करता है यूज़र जिसका रिकॉर्ड अपडेट करना चाहता है। तो अगेन हमने यूज़ किया गेट ऑब्जेक्ट और 404, हमने बताया कि ये हमारा टेबल है या मॉडल है, और उसके अंदर से हम इस आईडी का रिकॉर्ड जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं, और उसको हमने इस ब्लॉग में स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद हमने उसको अपडेट करना है, और अपडेट करने के लिए हमने सेम वही लाइन ऑफ कोड यूज़ किया हुआ है जो हमने पोस्ट के लिए यूज़ किया था। हमने उसको बताया कि ब्लॉक सीरियलाइज़र सीरियलाइज़ कर दे ब्लॉक वाले टेबल को, और जो डाटा फ्रंट एंड से पोस्ट हो रहा है उस डाटा को सीरियलाइज़ कर दे। ठीक हो गया। बेसिकली ये ब्लॉक जो है ये हम मॉडल का ब्लॉक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये ब्लॉक हम जो ऑलरेडी फैच किया हुआ है हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोबारा हमने वही काम किया, हमने चेक किया कि हमारा जो सीरियलाइज़र का ऑब्जेक्ट है वो वैलिड है या फिर नहीं है। अगेन अगर डाटा हमारा वैलिड होगा तो उसको सेव कर दिया जाएगा, और फिर हमने रिस्पॉन्स रिटर्न करवाया हुआ है, और अगर डाटा हमारा वैलिड नहीं होगा तो एक एरर स्क्रीन पे यूज़र को रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह जब हम डिलीट की बात करेंगे तो डिलीट का भी यहाँ पे हमने आईडी की बेस के ऊपर डिलीट का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, और सेम हमने एक ऑब्जेक्ट को फैच किया। फैच करने के बाद हमारा वो ऑब्जेक्ट जो है हमने उसके साथ डिलीट की रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट कर दी है,
और एग्जीक्यूट करने के बाद यूज़र को सिंपल रिस्पॉन्स एक रिटर्न कर दिया। एक तो हमने उसको बता दिया कि उसका मैसेज बेसिकली कि उसका ब्लॉक डिलीट हो चुका है एक मैसेज के तौर पे, और सेकेंडली हमने इसको स्टेटस भी 204 की फॉर्म में इन्फॉर्म कर दिया है। सो ये हमारे वो तमाम फंक्शंस हैं। तो कॉल करने के लिए इसका एक यूआरएल पैटर्न डिफाइन करना है, और ज़ाहिर बात है क्लाइंट साइड पे जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो यूआरएल पैटर्न्स ही होंगे। तो क्लाइंट को हम अपने यूआरएल पैटर्न देंगे, और वो जब उन यूआरएल पैटर्न को हिट करेगा तो यहाँ से हमारा कोई ना कोई व्यू का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम अपनी url.py की फाइल में जाते हैं। ये पैटर्न्स मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं, और इन पैटर्न्स को मैंने डिफ़ाइन करते हुए कुछ कन्वेंशंस का भी ख्याल रखा है, ताकि कोई क्लाइंट साइड पे जो भी यूज़र इसको इस्तेमाल करेगा तो उसको क्लियरली पता चलेगा कि उसने अगर ये वाली यूआरएल इस्तेमाल करना है तो इसके साथ उसने क्या परफॉर्म करना है। सो जो मेरा पहला यूआरएल मैंने डिफ़ाइन किया है वो API/blogs का है, और इसके साथ मैंने और कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। तो दैट मीन कि जब वो API/blogs को लिखेगा तो रिकॉर्ड सिर्फ फैच होके आएगा और सारे रिकॉर्ड फैच होके आएंगे। अगर आप ये देखें तो ये जिस फंक्शन को कॉल कर रहा है वो गेट ब्लॉग्स का है, और गेट ब्लॉग्स का फंक्शन जो है वो सारे ब्लॉग्स को फैच करके लेके आता है। इसी तरह अब दोबारा रिकॉर्ड करना फैच है, लेकिन कोई एक रिकॉर्ड फैच करना है तो वो जो यूआरएल इस्तेमाल करेगा वो API/blog, और स्लैश में एक पैरामीटर हमने डिफाइन किया हुआ है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इंटीजर टाइप का विच इज़ ब्लॉग ID। तो यहाँ से वो कोई ID सेंड करेगा, हमारा ये गेट ब्लॉग बाय ID का फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और एक सिंगल ब्लॉग का ऑब्जेक्ट जो है ये फैच करके लेके आएगा। इसी तरह जब उसने पोस्ट करना है तो वो हम कोशिश की जाती है कि वैसे ये मैंने भी गलत किया हुआ है, यहाँ पे हम फिर पोस्ट ही इस्तेमाल करते हैं कि अब हम जो डाटा है वो पोस्ट करना चाहते हैं। तो API/blogs/post, तो ये है क्या करेगा, जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि यूज़र वहाँ पे जितना भी डाटा है पोस्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड है उसको भी JSON फॉर्म में सेंड कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट हमने एक पुश विच इज़ अपडेट का हमने एक API URL डिफाइन किया हुआ है, और जब आप अपडेट करते हैं तो आपने कोई सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करना होता है, तो इसके साथ हमने एंगल ब्रैकेट्स के साथ एक पैरामीटर भी डिफाइन कर दिया है जो कि ब्लॉक ID है। सिमिलरली लास्ट हमारा जो URL पैटर्न है वो डिलीट का है, और डिलीट के साथ भी हम एक ID लाजमी डिफाइन करते हैं। तो ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब ये है कि हम क्लाइंट साइड पे जब जाऊंगा मैं तो मैं क्या करूंगा, मैं जो भी मेरे बैकएंड के कोड को इस्तेमाल करना चाहता है, मैंने APIs डेवलप कर दिए हैं, तो मैं क्लाइंट साइड पे ये बताऊंगा कि उन्होंने जब भी रिकॉर्ड फैच करना है तो वो अगर वहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हैं डाटा दिखाने के लिए, या उन्होंने कोई भी और लॉजिक इस्तेमाल की हुई है, तो उन्होंने सर्वर को बस रिक्वेस्ट भेजनी है, और रिक्वेस्ट भेजने के लिए वो इस वाले URL पे हिट करेंगे। तो लेट्स से ये मेरा सर्वर का एड्रेस हो गया, पोर्ट सर्वर एंड पोर्ट, और ठीक हो गया। इसी तरह मैं उनको ये APIs भेज दूंगा सारी की सारी। ये मेरी पहली API हो गई है, मैंने इसका URL बता दिया, ये मैंने उनको दूसरी API बता दी है। ठीक है, तो उनको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि अगर हम इस API को हिट करेंगे क्लाइंट साइड से तो जितने भी इस सर्वर के ऊपर ब्लॉग्स टेबल के अंदर जितने भी डाटा है वो सारा फैच हो जाएगा, और अगर हम इसको हिट करेंगे तो जो रिकॉर्ड फैच होके आएगा हमारे पास वो एक सिंगल ID फैच होके आ जाएगी। तो लिहाजा जब हम इस एप्लीकेशन को बना के सर्वर साइड पे रन कर देंगे तो क्लाइंट साइड के ऊपर हम उनको ये APIs दे देंगे, और वो इन APIs को इस्तेमाल करके सर्वर साइड का डाटा फैच कर सकते हैं, सर्वर साइड का डाटा पोस्ट भी कर सकते हैं। तो अब अगर हमने इन APIs को नॉर्मली टेस्ट करना है तो डिजेंगो के अंदर ये डायरेक्टली भी टेस्ट हो जाती है, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर आप APIs को डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं जिस टूल का नाम पोस्टमैन है। तो ये पोस्टमैन के टूल के साथ आप रिकॉर्ड फैच भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो यूजुअली डेवलपर इस टूल को इस्तेमाल करते हैं APIs को टेस्ट करने के लिए, और अब चूंकि हमने फ्रंट एंड डिज़ाइन नहीं किया होता तो ये भी एक तरीक़ेकार है कि हम पोस्टमैन को यूज़ करके देख लें कि हमारी API से ही काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। अब अगर आप ये देखें तो ये एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का कोई ताल्लुक़ नहीं है डिजेंगो के साथ, ये कोई डिजेंगो के सर्वर के ऊपर भी एग्जिस्ट नहीं करता है।
हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं क्या डिजेंगो का सर्वर चल रहा है। यस, डिजेंगो का सर्वर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर डिजेंगो का सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा है और हमारी वो एपीआई उस सर्वर के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो हमारी एपीआई भी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो लिहाजा मैं सबसे पहले जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कि मुझे कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो लेट से हमने गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ से मैंने गेट रिस्पॉन्स क्लिक कर लिया और गेट के लिए मेरे पास ये एपीआई है। तो अगर ये सर्वर के ऊपर चल रही होगी तो ये मुझे रिस्पॉन्स फैच करके ला देगी। तो ये एपीआई को मैंने कॉल किया, ठीक हो गया। सो ये यस, ये देखें, सो ये एपीआई चल चुकी है और ये नीचे हमारे पास एक सेक्शन के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स फैच होके आया पड़ा है। तो ये मेरे पास 2 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, एक ID1 के नाम से और एक ID2 का, और उसके अंदर कुछ टाइटल रैंडम टेक्स्ट पड़ा हुआ है और कुछ कंटेंट जो है वो रैंडम टेक्स्ट पड़ा हुआ है। तो ये देखें, ये जेसन फॉर्म में, या आप इसको डिक्शनरी फॉर्म समझ लें या जेसन फॉर्म समझ लें, तो आपके पास जिसमें की वैल्यू में डाटा जो है वो रेंडर होके नज़र आ रहा है। तो ये 200 का रिस्पॉन्स रिटर्न हुआ है मुझे। सो 200 का मतलब ये है कि जो रिकॉर्ड हम फैच करना चाहते थे वो फैच होके आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज किया कि मैंने सारे ब्लॉक्स को फैच नहीं करना, मैंने ख़ास ब्लॉक को सर्च करना है, तो मैं स्लैश के साथ क्या पास करूँगा, ID पास करूँगा। तो लेट्स से मैं ID2 सर्च करता हूँ कि जहाँ पे ID2 मैच करती है। देखें, अब सारा रिकॉर्ड फैच होके नहीं आया, सिर्फ मेरे पास एक रिकॉर्ड फैच होके आया है। इसी तरह सपोज किया मैं ID यहाँ पे 3 एंटर करता हूँ। सो 3 का मॉडल का रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखते हैं, देखें, तो वो डिटेल में मुझे ये बता रहा है नॉट फाउंड, और जो मुझे मैसेज मिल रहा है रिस्पॉन्स में वो यहाँ 404 का मैसेज मिल रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, वैसे अगर मैं इसको डायरेक्टली ब्राउज़र पे भी रन करूँगा तो ये वहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि डिजेंगो ब्राउज़र पे भी इसको सपोर्ट करेगा, उम्मीद है। ठीक है, सो देखें, ये गेट ब्लॉक बाय ID, जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया है तो डिटेल में हमारे पास जो है वो नॉट फाउंड आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे ID चेंज कर दें, ID1 कर दें, ठीक है। सो ये ID2 किया है, तो ID2 का रिकॉर्ड जो है वो फैच होके आ रहा है और स्टेटस जो है मेरे पास वो 200 का स्टेटस आ रहा है मेरे पास। सो ये साथ कुछ मेटा डाटा भी अटैच होकर आपके पास आ जाता है। इसी तरह अगर आप डाटा पोस्ट करना चाहते हैं तो चाहे आप पोस्टमैन को यूज़ करें या बेशक ब्राउज़र को भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे वापस पोस्टमैन पे जाते हैं और यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं पोस्ट के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हमने पोस्ट करना है तो डेफिनेटली हमने साथ में यहाँ पे एक टाइटल की वैल्यू भेजनी है और एक साथ हमने कंटेंट की वैल्यू भेजनी है। तो लेट्स से अगर हम इसको ब्राउज़र से रन करें, हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं पोस्ट से API/blogs/post। ठीक हो गया। अब अगर आप ये देखें तो ब्राउज़र के ऊपर भी ये रन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ में कंटेंट भेजना होगा। सो कंटेंट के लिए मैं ये एग्जांपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ID बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वहाँ पे सेट हो जाएगी। हमें यहाँ पे पहली फील्ड टाइटल की भेजनी है, तो हम इसका नाम एक टाइटल में और फिर कॉमा और फिर हमें एक और वैल्यू भेजनी है विच इज़ कंटेंट। इसको हम पोस्ट करेंगे यहाँ से, ठीक हो गया। तो देखें ये इसने
हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। 201 जो है वो कोड है क्रिएटेड का रिस्पॉन्स, और हमारे पास यहाँ पे ये एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है, उसको उसने ID 3 असाइन कर दिया है, टाइटल और कंटेंट असाइन कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पे /3 के साथ चेक करेंगे तो हमारे पास एक रिकॉर्ड फैच होके आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम ये गेट ब्लॉक बाय ID की API कॉल कर रहे हैं। इसी तरह हम डिलीट और पुट वाली जो APIs हैं हम उनको भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हमारा ये कंपोनेंट था API का जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ एक और कंपोनेंट है हमारा जो कि एडमिन का है। तो सपोज किया अगर हमारी लॉजिक ये होती कि हम कहते कि इस सिस्टम के अंदर हमने एक एडमिन भी है हमारा, और वो जो सुपर एडमिन है वो किसी भी ब्लॉक को क्रिएट करेगा, डिलीट करेगा, वो किसी भी यूज़र को क्रिएट करेगा, डिलीट करेगा, या बाकी जितने भी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप एक एडमिन मॉड्यूल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो, और डिजेंगो फ्रेमवर्क अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको एडमिन मॉड्यूल को स्क्रैच से खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इसमें एक एडमिन मॉड्यूल बनाया मिल जाता है। सो नॉर्मली जब भी आपने एक डिजेंगो फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन क्रिएट की है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसके अंदर एक एडमिन मिल जाएगा, एक सुपर यूज़र मिल जाएगा। आपको उस सुपर यूज़र के क्रीडेंशियल सेट करने हैं। तो सुपर यूज़र के क्रीडेंशियल सेट करने के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, मैं इस कोड को फ़िलहाल स्टॉप कर रहा हूँ। py manage.py कमांड है क्रिएट सुपर यूज़र की। आप इस कमांड को जब हिट करेंगे तो ये आपसे क्रीडेंशियल्स मांगेगा, ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या यूज़र नेम सेट करना है। तो आप यहाँ पे कोई भी यूज़र नेम सेट कर सकते हैं। सपोज किया मैंने यूज़र नेम admin123 सेट कर दिया, और आपने ईमेल बतानी है। और अब आपने पासवर्ड सेट करना है। तो आप जब पासवर्ड सेट करेंगे तो ये आपसे अगेन पासवर्ड का ऑप्शन पूछेगा, आपने दोबारा उस पासवर्ड को री एंटर करना है ताकि आपके पासवर्ड मैच हो जाए। तो ये आपको एक सुपर यूज़र क्रिएट करके दे देगा जो कि आपके एडमिन मॉड्यूल को यूज़ कर सकता है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे वो सुपर यूज़र क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली इसको जाके जस्ट यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको फ़िलहाल यहीं पे एंड कर रहा हूँ Ctrl+C के साथ, और मैं सर्वर को दोबारा रन करता हूँ। सो मैंने सर्वर को रन कर दिया है। अच्छा, अब अगर हम एडमिन मॉड्यूल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम वापस अपनी एप्लीकेशन में जाएंगे, और जो हमारा सर्वर नेम है हम उसके बाद /admin एंटर करेंगे। तो जैसे हम /admin एंटर करेंगे हमारे पास जो है वो ये एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। ये मैं ऑलरेडी लॉगिन करके बैठा था तो इसने मुझे लॉगिन करवा दिया है। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आप वहाँ से अपना डाटा एंटर करके आएंगे। अब अगर आप ये देखें तो आप जितने भी अपने वहाँ पे मॉडल क्रिएट करके आए होंगे, आप उस हर मॉडल की यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं। और अगर आपने किसी भी मॉडल की एक्सेस लेनी है तो आपको क्या चेंज करना है, कोड में जाके आप अपनी ऐप में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास एक फ़ोल्डर होगा admin.py के नाम से। सो आपने जिस भी मॉडल को यूज़ करना है आपने उस मॉडल को यहाँ पे आके रजिस्टर करना है। सो जैसे देखें अभी मैंने यहाँ पे, मेरे पास एक मॉडल ब्लॉक के नाम से था, तो उस ब्लॉक के मॉडल को मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। तो ये दो लाइब्रेरीज़ हैं, django.contrib import admin, उसका ये फंक्शन यूज़ किया हमने रजिस्टर का, और रजिस्टर के फंक्शन को हमने क्या भेजा है, अपना वो मॉडल भेजा है जिस मॉडल को हम एडमिन पैनल में दिखाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, या यूज़ करना चाह रहे हैं। तो जब हम एडमिन पैनल में आएंगे तो हम यहाँ से डायरेक्टली जाके कोई ब्लॉग ऐड कर सकते हैं। ये उसका टाइटल, कंटेंट और बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं। और इसी तरह अगर आप व्यू करना चाहते हैं या एडिट डिलीट करना चाहते हैं तो आपके रिमेनिंग जितने भी ब्लॉग्स होंगे वो आपको व्यू भी हो जाएंगे। जैसे कि ये मैंने एक ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो ये इसका टाइटल, कंटेंट व्यू भी हो रहा है। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो दैट मीन के जो सुपर एडमिन है वो सारी फंक्शनैलिटीज़